नमस्कार। जरा सोचिए, हजारों साल पुरानी हमारी लोक कला और आज की ये हाईटेक दुनिया, जब इनका संगम होगा तो वो नज़ारा कैसा दिखेगा। आज हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे भारत की आत्मा यानी हमारी लोक परंपराएं इस डिजिटल युग में एक नया अवतार ले रही हैं। देखिए, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। ये तो एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति है, जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे हमारे पूर्वजों की विरासत, भविष्य की तकनीक के साथ हाथ मिलाकर एक नई धुन, एक नई पहचान बना रही है। लेकिन इस नई कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। हम भारत की किन अनमोल लोक कलाओं की बात कर रहे हैं और आज वो किन मुश्किलों से गुजर रही हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम सिर्फ कुछ सुंदर कलाकृतियों या चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं उन जीती जागती परंपराओं की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची हैं। वो कहानियां, वो संगीत, वो नृत्य, जो असल में हमारे समुदायों की धड़कन है। पर आज इन परंपराओं को जिंदा रखने वाले कलाकारों के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। एक तो आर्थिक सुरक्षा की कमी है, दूसरी तरफ युवा पीढ़ी बेहतर मौकों के लिए शहरों की ओर जा रही है, जिससे गुरु शिष्य की सदियों पुरानी परंपरा भी अब कमजोर पड़ रही है। और अक्सर उनकी अद्भुत कला उनके अपने गांव या कस्बे की सीमाओं में ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चुनौतियां होती हैं वहीं उम्मीद की एक नई किरण भी जन्म लेती है। और ये उम्मीद आ रही है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, यानी डिजिटल दुनिया से। और इस नई उम्मीद ने एक ठोस शक्ल ली 25 मार्च 2026 को। ये वो तारीख थी जब परंपरा और तकनीक ने आधिकारिक तौर पर हाथ मिलाया, जब सरकार और एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने मिलकर इन अनमोल कलाओं को बचाने और इन्हें दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस ऐतिहासिक पहल में दो मुख्य भागीदार हैं। एक तरफ है भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, जो हमारी विरासत का संरक्षक है, और दूसरी तरफ है यूट्यूब, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री के शब्दों में ही समझें तो इसका लक्ष्य सिर्फ कला को बचाना नहीं है। इसका लक्ष्य है इसे एक आर्थिक अवसर में बदलना, जिससे कलाकारों को सीधा फायदा हो और हमारी रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी मजबूत बने। और दूसरी तरफ से यूट्यूब का नजरिया भी एकदम साफ है। वो खुद को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक नॉलेज पार्टनर यानी एक ज्ञान भागीदार के रूप में देख रहे हैं, जो इन परंपराओं को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि असल में ये काम करेगा कैसे। ये पहल एक पारंपरिक कलाकार को एक आत्मनिर्भर डिजिटल क्रिएटर में आखिर बदलेगी कैसे? चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी यात्रा को आप समझ लीजिए 4 आसान कदमों में बांटा गया है। सबसे पहले कलाकारों को डिजिटल दुनिया की बारीकियां सिखाई जाएंगी। फिर वो अपनी कला को दिलचस्प डिजिटल कंटेंट में बदलना सीखेंगे। इसके बाद उन्हें अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करना और अपने दर्शकों को समझना सिखाया जाएगा। और आखिर में वो इससे कमाई करने और अपनी कला के अधिकारों की रक्षा करने के तरीके जानेंगे। और इस साझेदारी की सबसे खास बात है जिम्मेदारियों का ये साफ बंटवारा। संस्कृति मंत्रालय कलाकारों, जरूरी संसाधनों और सुविधाओं तक पहुंच देगा, जबकि यूट्यूब अपना तकनीकी ज्ञान और अपना ग्लोबल प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। ये वाकई में एक सच्ची पार्टनरशिप है। लेकिन क्या ये रास्ता इतना सीधा और आसान होगा? किसी भी बड़ी पहल की तरह इसके भी दो पहलू हैं। चलिए जरा इसके अवसरों और चुनौतियों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। इस पहल की ताकत को समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले साल भारत में यूट्यूब पर जितना भी कंटेंट बना, उसका 15% हिस्सा दुनिया भर के दर्शकों ने देखा। ये इस बात का एक मजबूत सबूत है कि भारतीय कहानियों और कला के लिए दुनिया में कितनी ज्यादा दिलचस्पी है। तो एक तरफ है वैश्विक मंच, नई कमाई और कला के संरक्षण जैसे बड़े अवसर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत गंभीर सवाल भी हैं। जैसे, क्या सभी कलाकारों के पास इंटरनेट और डिवाइस की सुविधा है? क्या इस डिजिटल दुनिया में कला का असली सार कहीं खो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस डिजिटल डेटा का असली मालिक कौन होगा? इन चुनौतियों को अगर हम और गहराई से देखें तो ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की बात नहीं है। ये कुछ गहरे नैतिक सवालों से भी जुड़ा है। मिसाल के तौर पर, जब किसी पवित्र अनुष्ठान को एक वीडियो में बदल दिया जाता है, तो क्या उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है? ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी परंपरा का सम्मान करे, न कि उसे सिर्फ एक कंटेंट बनाकर रख दे। और यहीं पर हमें समाधान की दिशा मिलती है।
टेक्नोलॉजी तो महज एक साधन है, एक टूल है। इस पूरी पहल की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी संवेदनशीलता और सामुदायिक भागीदारी के साथ जमीन पर उतारा जाता है। तो इस पूरी चर्चा से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए? आखिर ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कलाकारों के लिए YouTube चैनल बनाने से कहीं ज्यादा है। ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव है जो कलाकारों को सशक्त बनाने, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक नया संतुलन खोजने और दुनिया को भारत की सांस्कृतिक शक्ति दिखाने का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रयास है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे सांस्कृतिक विरासत को सच में बचाने और सशक्त बनाने में कामयाब होंगे, या फिर वे इसे मिटाने वाली एक और ताकत बन जाएंगे। भविष्य ही बताएगा कि ये तकनीक हमारी जड़ों को मजबूत करती है या उन्हें कमजोर। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संशोधन विधेयक 2026, विश्लेषण और प्रभाव। आज हम एक ऐसे कानून का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे इसकी ऐतिहासिक नींव से, फिर 2026 के बिल में हुए बुनियादी बदलावों को समझेंगे, सरकार के तर्कों पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये बिल हमारे संविधान के सामने कहां टिकता है। इसके बाद हम इसके असल प्रभाव और हो रहे विरोध की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या हो सकता है। ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। सोचिए, एक बिल जिसका नाम अधिकार संरक्षण बिल है, उसके आने से राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के सदस्यों को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और क्यों पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध की एक लहर उठ खड़ी हुई? इसका जवाब इस बिल के प्रावधानों में ही छिपा है। तो सबसे पहले इस मामले की जड़ तक चलते हैं। 2026 के इस नए बिल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस बुनियाद को देखना होगा जिस पर भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार टिके हुए हैं, यानी 2014 का ऐतिहासिक नालसा जजमेंट और उसके बाद बना 2019 का कानून। ये पूरी कहानी 3 अहम पड़ावों से गुजरती है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के नालसा जजमेंट ने एक नई दिशा दिखाई। फिर उसी जजमेंट के आधार पर 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया और अब 2026 में उसी कानून को पूरी तरह बदलने के लिए ये नया संशोधन बिल लाया गया है। देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में एक सिद्धांत है, आत्मकथित लिंग पहचान या सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी लिंग पहचान खुद तय करने का अधिकार है। ये उसकी अपनी अंदरूनी समझ और महसूस करने पर आधारित है। 2014 के नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी से जुड़ा एक मौलिक अधिकार माना था। तो चलिए अब आते हैं सीधे 2026 के इस संशोधन विधेयक पर। देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से बुनियादी बदलाव किए गए हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। ये टेबल हमें दिखाती है कि दोनों कानूनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां 2019 का कानून एक बड़ी और समावेशी परिभाषा देता था और व्यक्ति की अपनी पहचान को सबसे ऊपर रखता था, वहीं 2026 का बिल परिभाषा को बहुत छोटा कर देता है और पहचान के लिए एक मेडिकल बोर्ड की मंजूरी को जरूरी बना देता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आत्म पहचान के अधिकार वाली धारा को ही कानून से हटा दिया गया है। इस बिल का शायद सबसे चिंताजनक हिस्सा है इसका पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज। ये कहता है कि आत्म पहचान के आधार पर जो मान्यता मिली थी उसे कभी भी शामिल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून पिछली तारीख से लागू होगा और जो कानूनी पहचान पहले मिल चुकी है उसे भी एक झटके में खत्म कर सकता है। और इस एक क्लॉज का सीधा असर पड़ेगा 30,000 से भी ज्यादा उन लोगों पर जिन्हें 2019 के कानून के तहत ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। अब उनकी कानूनी पहचान पर एक अनिश्चितता का साया है, क्योंकि हो सकता है उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए पूरी प्रक्रिया से दोबारा गुजरना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को ये संशोधन लाने की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? चलिए सरकार के पक्ष को भी निष्पक्ष होकर समझते हैं। सरकार का आधिकारिक तौर पर कहना है कि 2019 के कानून की परिभाषा काफी अस्पष्ट थी, जिससे असली जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा था।
सरकार का तर्क है कि ये नया संशोधन धोखाधड़ी को रोकेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो जैविक कारणों से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। ये बिल हमारे संविधान के सामने कहाँ खड़ा है? यहाँ हम मुख्य कानूनी और संवैधानिक विवादों को देखेंगे। साल 2014 के नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, लिंग पहचान को साबित करने के लिए किसी बाहरी या मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। ये बात नए बिल के मेडिकल बोर्ड वाले नियम के बिल्कुल खिलाफ है और यहीं से संवैधानिक टकराव शुरू होता है। कानून के जानकार और आलोचक मानते हैं कि ये बिल संविधान के कई मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। इसमें शामिल हैं समानता का अधिकार यानी आर्टिकल 14, भेदभाव के खिलाफ अधिकार यानी आर्टिकल 15, अपनी पहचान को व्यक्त करने की आज़ादी यानी आर्टिकल 19 और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21। इस बिल के खिलाफ समुदाय की भावनाएं ट्रांस एक्टिविस्ट कृष्णानु के इस बयान में साफ झलकती हैं। वो कहते हैं, इस बिल की पहली से आखिरी लाइन पूरी तरह से मनमानी है और ये हर संभव मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। ये बयान समुदाय के गहरे दर्द और गुस्से को दिखाता है। तो ये तो हुई कानूनी और संवैधानिक बातें। अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं कि इस बिल का असल में क्या असर हो रहा है और समाज की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। इस बिल के विरोध में कई बड़ी चीजें हुईं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिषद के 2 बड़े सदस्यों ने इस्तीफा देकर अपना विरोध जताया। समुदाय का आरोप है कि ये बिल लाने से पहले उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। कोलकाता से लेकर बेंगलुरु तक पूरे देश में प्रदर्शन हुए और एक डर ये भी है कि इसके आपराधिक कानूनों का गलत इस्तेमाल उन परिवारों या एनजीओज के खिलाफ हो सकता है जो समुदाय की मदद करते हैं। यहाँ सजा के नियमों में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। 2019 के कानून में एक ट्रांस व्यक्ति के खिलाफ यौन हिंसा जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा सिर्फ 6 महीने से 2 साल तक है। वहीं 2026 के इस नए बिल में अगर कोई किसी को ट्रांस पहचान अपनाने में मदद करता है तो उसके लिए सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अब आखिर में हम भविष्य की ओर देखते हैं, समझते हैं कि आगे की राह क्या है, क्या चुनौतियां हैं और कौन से सवाल हैं जो अभी भी बिना जवाब के हैं। ये बिल अब कानून बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन अधिकारों की ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ इसे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर इसकी संवैधानिकता की असली परीक्षा होगी। और ये पूरा मुद्दा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या किसी व्यक्ति की लिंग पहचान उसकी अपनी निजी आज़ादी का मामला है जिसे वो खुद तय करे, या ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे डॉक्टर और राज्य मिलकर प्रमाणित करें? इस एक सवाल का जवाब ही भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है और इस एक कदम ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो इस बेहद अहम विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले इस बिल के सबसे बड़े और चर्चित बदलाव को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि यूसीसी आखिर है क्या, इसके नए नियम क्या कहते हैं, इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, इस बिल में कई बदलाव हैं, लेकिन एक प्रावधान ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चलिए सबसे पहले उसी को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे निजी रिश्तों को भी सरकारी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है? यही सवाल इस नए बिल के सबसे विवादास्पद प्रावधान की नींव रखता है। गुजरात का यूसीसी बिल लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करता है और अगर ऐसा नहीं किया तो सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये पहली बार है जब निजी रिश्तों को इस तरह कानूनी निगरानी के दायरे में लाया गया है और यहीं से इस पर एक गहरी बहस शुरू होती है। तो लिव इन संबंधों का ये नियम दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये यूसीसी है क्या और इसका संवैधानिक आधार क्या है? समान नागरिक संहिता का सीधा सा मतलब है शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू हो, फिर चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों।
इस कानून का विचार हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में मिलता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये एक निर्देशक सिद्धांत है, कोई मौलिक अधिकार नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार के लिए एक लक्ष्य की तरह है, जिसे अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। भारत में यूसीसी का सफर काफी पुराना है। गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही एक तरह का कॉमन सिविल कोड लागू है, लेकिन आजाद भारत में उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना और अब गुजरात ने इस दिशा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। तो चलिए अब गुजरात के इस यूसीसी विधेयक के खास नियमों को और गहराई से समझते हैं। ये बिल गुजरात में सभी समुदायों के लिए शादी के नियमों को एक समान बना देता है। अब शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, एक से ज्यादा शादी यानी बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगेगी और धोखे से की गई शादी पर भी सख्त सजा होगी। सिर्फ शादी ही नहीं, तलाक के लिए भी ये बिल एक यूनिफॉर्म प्रोसेस तय करता है। अब धर्म पर आधारित निजी प्रथाओं की जगह सिर्फ कानून के तहत ही तलाक मान्य होगा। इसका मकसद तलाक की प्रक्रिया को सभी के लिए निष्पक्ष बनाना है। लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए ये बिल एक औपचारिक ढांचा तैयार करता है। इसमें रजिस्ट्रेशन न कराने पर दंड तो है ही, साथ ही महिलाओं और बच्चों को कानूनी सुरक्षा भी दी गई है, जैसे कि मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का अधिकार। विरासत के कानूनों में यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। पुरानी व्यवस्थाओं में अक्सर पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिलते थे, लेकिन अब ये बिल बेटे और बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार देता है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये जानना भी दिलचस्प है कि गुजरात और उत्तराखंड दोनों राज्यों की यूसीसी का ड्राफ्ट एक ही विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया है और इसी वजह से दोनों कानूनों में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। जाहिर है इतने बड़े कानूनी बदलाव ने एक तीखी बहस को जन्म दिया है। ये बहस है एकरूपता और विविधता के बीच संतुलन को लेकर। चलिए दोनों पक्षों के तर्कों को देखते हैं। यहाँ हम इस बहस का मूल तनाव देख सकते हैं। एक तरफ लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का तर्क है, तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर हस्तक्षेप की गंभीर चिंताएं हैं। आलोचकों को डर है कि एक समान कानून के नाम पर कहीं अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना तो नहीं बनाया जाएगा। वे इसके इरादे और प्रभाव पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार और इस बिल के समर्थक इसे भेदभाव खत्म करने और देश को एकजुट करने के लिए एक जरूरी कदम बता रहे हैं। लेकिन इस कानून में एक बड़ा अपवाद भी है। यह अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। और यही यह सवाल उठता है कि क्या कोई कानून समान कहला सकता है अगर वो देश की आबादी के एक बड़े हिस्से पर लागू ही न हो? तो गुजरात के इस कदम के बाद समान नागरिक संहिता पर राष्ट्रीय बहस अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी? आगे चलकर ये हो सकता है कि और भी राज्य ऐसे कानून बनाएं, लेकिन इन कानूनों को अदालतों में चुनौती भी दी जाएगी, खासकर मौलिक अधिकारों के आधार पर। इसलिए आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अंत में ये हमें भारत के एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत अपनी विशाल सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को बनाए रखते हुए कानूनी एकरूपता हासिल कर सकता है? इस सवाल का जवाब ही शायद देश का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। INAS 316 कॉन्डोर्स और भारतीय नौसेना की हवाई क्षमताएं। जरा सोचिए, समुद्र की अथाह गहराइयां, जहां दुश्मन की कोई पनडुब्बी बिल्कुल खामोशी से छिपी हुई है, अदृश्य और बेहद घातक। उसे ढूंढना और नाकाम करना आज के दौर में नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन क्या हो अगर इस खामोश शिकारी का जवाब आसमान में मौजूद हो? आज हम इसी आधुनिक तकनीक और रणनीति की गहराई में उतरेंगे। तो आज के सफर में हम सबसे पहले भारत की विशाल समुद्री चुनौती को समझेंगे, फिर जानेंगे उस गेम चेंजर विमान के बारे में जो इस चुनौती का जवाब है। हम मिलेंगे उसे उड़ाने वाली खास स्क्वाड्रनों से, हिंद महासागर में भारत की बढ़ती हुई ताकत का जायजा लेंगे और आखिर में भविष्य की तैयारियों पर भी एक नजर डालेंगे।
तो चलिए सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने भारत को अपनी हवाई समुद्री निगरानी की ताकत में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने पर मजबूर किया। ये कहानी है एक विशाल समुद्र की और उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की। भारत की समुद्री सीमा अगर आप देखें तो ये 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, और हिंद महासागर जो दुनिया के व्यापार का एक अहम रास्ता है, वो भारत के सामरिक और आर्थिक दोनों हितों के लिए बेहद जरूरी है। इतने बड़े इलाके की निगरानी और सुरक्षा करना भारतीय नौसेना के लिए एक लगातार चलने वाला और काफी मुश्किल काम है। तो इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऐसे विमान को अपने बेड़े में शामिल किया जिसे विशेषज्ञ एक सच्चा गेम चेंजर मानते हैं। ये एक ही वक्त में नौसेना की तेज आंख, चौकन्ने कान और एक घातक तलवार की तरह काम करता है। और ये विमान है P-8I पोसाइडन। इसका पूरा नाम है लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझे तो ये एक ऐसा जहाज है जो कई तरह के काम कर सकता है। हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र पर नजर रख सकता है और पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों को ढूंढकर उन्हें तबाह भी कर सकता है। इसे अमेरिका की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बनाया है। P-8I ने भारतीय नौसेना के पुराने सोवियत संघ के समय के Tu-142M विमानों की जगह ली है, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत इस आधुनिक विमान को खरीदने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था, जो नौसेना के आधुनिकीकरण के इरादे को साफ दिखाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 900 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार और 1200 समुद्री मील से ज्यादा की रेंज, ये इससे एक असाधारण पहुंच देती है। इसमें लगे सेंसर्स बहुत आधुनिक हैं। इसका रडार तो कमाल का है ही, साथ ही इसमें एक मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर यानी MAD भी है। ये पानी के नीचे पनडुब्बी के बड़े धातु के ढांचे से पैदा होने वाली चुंबकीय तरंगों में गड़बड़ी का पता लगा लेता है। लेकिन P-8I सिर्फ एक निगरानी विमान नहीं है, ये एक शिकारी भी है। ये हार्पून ब्लॉक 2 जैसी एंटी-शिप मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के बड़े बड़े जहाज़ों को निशाना बना सकती हैं। और तो और इसके पास हैं MK-54 टॉर्पीडोज, जो पनडुब्बियों के लिए काल माने जाते हैं। ये सब मिलकर इसे एक मुकम्मल लड़ाकू प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जाहिर है, एक अकेला विमान युद्ध नहीं जीत सकता। इन शक्तिशाली मशीनों को उड़ाने और मिशन पूरा करने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित नौसैनिकों की टीमें होती हैं, जिन्हें स्क्वाड्रन कहा जाता है। ये स्क्वाड्रन आसमान से हमारे समुद्री हितों के प्रहरी की तरह काम करती हैं। भारतीय नौसेना में P-8I के आने का सफर साल 2009 में शुरू हुआ था। 2013 तक पहला विमान भारत आ चुका था और पहली स्क्वाड्रन INS 312 बना दी गई थी। फिर बेड़ा बढ़ता गया और 2022 तक जब सभी 12 विमानों की डिलीवरी हो गई तो दूसरी P-8I स्क्वाड्रन INS 316 भी पूरी तरह से काम करने लगी। तो आज की तारीख में नौसेना के पास P-8I की 2 स्क्वाड्रन्स हैं। पहली है INAS 312, जिसका निकनेम है एल्बेट्रॉस। ये तमिलनाडु के INS रजाली पर तैनात है और भारत के पूर्वी समुद्र तट की निगरानी करती है। और दूसरी और नई स्क्वाड्रन है INS 316 कॉन्डोर्स, जो गोवा के INS हंसा से पश्चिमी तट पर अपनी पैनी नजर रखती है। अब सवाल उठता है कि INS 316 को कॉन्डोर्स नाम ही क्यों दिया गया? कॉन्डोर एक बहुत बड़ा शिकारी पक्षी होता है जो अपनी तेज नज़र, ताकतवर पंजों और बहुत लंबी उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये नाम P-8I विमान की काबिलियत का एकदम सटीक प्रतीक है। दूर तक देखने की क्षमता और दुश्मन पर सटीकता से वार करने की ताकत। इस स्क्वाड्रन की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है। कमीशन होने के सिर्फ 2 साल के अंदर इसने 5000 घंटों से भी ज्यादा की ऑपरेशनल उड़ानें पूरी कर लीं। ये एक असाधारण कामयाबी है जो इसके क्रू की जबरदस्त तैयारी और क्षमता को दिखाती है। तो अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इन विमानों और स्क्वाड्रनों का हिंद महासागर के इलाके की भू राजनीति पर आखिर क्या असर पड़ा है और इसने भारत की सामरिक पहुंच को कैसे बढ़ाया है। कॉन्डोर स्क्वाड्रन गोवा के INS हंसा पर तैनात है। ये कोई आम एयरबेस नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे अहम नौसैनिक हवाई अड्डा है। पश्चिमी तट पर इसकी मौजूदगी अरब सागर और हिंद महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से पर 2400 घंटे नजर रखने के लिए एक आदर्श रणनीतिक जगह है।
जैसा कि नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा है, P8I जैसी ताकत ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार बना दिया है। मतलब ये विमान न सिर्फ भारत की अपनी सुरक्षा करते हैं, बल्कि इस पूरे इलाके में स्थिरता बनाए रखने में हमारे मित्र देशों की भी मदद करते हैं। P8I की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए COMCSA समझौता एक बहुत ही अहम कड़ी है। 2018 में अमेरिका के साथ हुए इस समझौते की वजह से भारत को अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर बेहद सुरक्षित संचार उपकरणों के इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। इससे रियल टाइम में डेटा शेयर करना और मिशन के दौरान असरदार होना कई गुना बढ़ गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय नौसेना भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है और आधुनिक बना रही है। बहुत जल्द नौसेना के बेड़े में 15 MQ-9B गार्जियन ड्रोन भी शामिल होने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ P8I जिसमें पायलट हैं और दूसरी तरफ ये लंबी दूरी के ड्रोन। इन दोनों की जोड़ी जब एक साथ काम करेगी तो भारत की समुद्री निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की ताकत एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगी जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होगा। आइए अब इस पूरी चर्चा के उन सबसे ज़रूरी तथ्यों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मुख्य बातों को याद रखें। INAS 316, जिसका नाम है कॉन्डोर्स, गोवा में तैनात दूसरा P8I स्क्वाड्रन है। INAS 312, अल्बाट्रॉस, तमिलनाडु में स्थित पहला स्क्वाड्रन है। विमान का नाम है बोइंग P8I, जो एक LRMR ASW विमान है। इसके मुख्य हथियार हैं हार्पून मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडोज। भारत के पास ऐसे कुल 12 विमान हैं और भविष्य में MQ-9B गार्डियन ड्रोन भी इस बेड़े में शामिल होंगे। और अंत में एक विचार करने वाला सवाल, जब P8I जैसे ताकतवर विमान और MQ-9B जैसे आधुनिक ड्रोन एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को किस तरह से प्रभावित करेगा? इसका जवाब आने वाले दशकों की समुद्री रणनीति को एक नया आकार देगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।